नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेफाना पर। मैं मुकेश पुरी और हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 में किरण प्रकाशिकी। और किरण प्रकाशिकी में अब तक हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित दैनिक जीवन की घटनाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा तारों का टिमटिमाना, यानी तारे जो है वो किस प्रकार से टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं किसी प्रेक्षक को जो पृथ्वी पर स्थित है। तो हमने कहा भी पृथ्वी के चारों ओर सघन वायुमंडल होता है और वायुमंडल की विभिन्न परतें होती हैं। उन परतों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। इसी अपवर्तनांक के कारण तारे से आती हुई प्रकाश किरण जो है वो इन परतों के द्वारा अपवर्तित होती है और वही अपवर्तित प्रकाश किरण यदि हम लोग देखेंगे तो वह हमें बार बार कभी दिखाई देती है, कभी आंखों से ओझल हो जाती है और इस कारण से तारे हमें जो है वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और आज की अगली घटना है, जब कोई पात्र के पेंदे में कोई सिक्का रख दिया जाए तो वो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? तो आज दूसरी घटना हम लोग पढ़ेंगे। द्रव से भरे पात्र के पेंदे में रखा, द्रव से भरे पात्र के पेंदे में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, उठा हुआ दिखाई देना, यह किस कारण होता है? यह भी बच्चों अपवर्तन का ही एक उदाहरण है। देखिए इसे किस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। यह मान लिया मेरे पास कोई पात्र है और इस पात्र में यह कोई पात्र है और इस पात्र में यहां पर द्रव भरा हुआ है, यानी पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब ये मेरे पास द्रव है यानी पानी है यहां पर और ऊपर जो है वो वायु है, यानी कहने का मतलब ऊपर विरल माध्यम और नीचे सघन माध्यम है। तो यहां मैं एक साइड में लिख देता हूं, ये सघन है और ये क्या है? विरल है। और यहां पर कोई पात्र के पेंदे में ये कोई सिक्का रखा हुआ है, यहां पर ये सिक्का है बच्चों, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में, ये सिक्का है। अब कोई प्रकाश किरण इस सिक्के से यहां से जा रही है, यानी यह प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो हमें पता है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये अभिलंब से दूर हट गई प्रकाश किरण। इसी प्रकार से एक और प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये भी अभिलंब से दूर हटेगी, यानी अब अभिलंब यहां पर हो गया। यहां पर कोई प्रेक्षक है, यहां पर बच्चों क्या है? कोई प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक है। अब प्रेक्षक क्या करेगा? प्रेक्षक जो है वो इन अपवर्तित प्रकाश किरणों की सीध में देखेगा। तो इन अपवर्तित प्रकाश किरणों की सीध में यदि हम लोग देखें तो सिक्के की आभासी स्थिति यहां पर प्रतीत होगी, जहां पर ये अपवर्तित प्रकाश किरणें मिलेगी, जहां पर अपवर्तित प्रकाश किरणें मिलेगी वहां पर सिक्के की आभासी स्थिति जो है वो हमें प्रतीत होगी। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं जब सिक्का पात्र के पेंदे में है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रेक्षक द्वारा अपवर्तित प्रकाश किरणों की सीध में देखने पर सिक्के की आभासी स्थिति दिखाई देती है, जो कि पात्र के पेंदे से थोड़ी क्या है? ऊपर है, जो कि पात्र के पेंदे से थोड़ी ऊपर है। तो अतः बच्चों हम ये कह सकते हैं जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो इसी घटना, प्रकाश की इसी अपवर्तन घटना के कारण ही द्रव से भरे या जल से भरे, पानी से भरे पात्र के पेंदे में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आशा करता हूं सभी के समझ में आया होगा। एक बार दोबारा बता देता हूं मैं। देखिए ये सिक्का है, ये सिक्के की वास्तविक स्थिति है, मैं ओ से दर्शा देता हूं इसे। सिक्के से कोई प्रकाश किरण ये गई तो ये प्रकाश किरण जब इस पानी से विरल माध्यम में जाएगी, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो विलंब से दूर हटेगी और दूर हटेगी। ये दूसरी कोई प्रकाश किरण ले ली मैंने, ये भी विलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। अब ये दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणें हैं। इन अपवर्तित प्रकाश किरणों की सीध में यदि कोई प्रेक्षक देखेगा तो सिक्के की आभासी स्थिति दिखाई देगी ओ डैश पर, जो कि वास्तविक स्थिति से थोड़ी क्या होगी? ऊपर होगी। ठीक है बच्चों, तो ये रहा अपना प्रमुख कारण, यानी द्रव से भरे या जल से भरे पात्र के पेंदे में रखा सिक्का अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तीसरी घटना की। तीसरी घटना आती है बच्चों अपने पास द्रव से भरे पात्र में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। तो तीसरी घटना की चर्चा हम लोग करते हैं।
द्रव से भरे पात्र में रखी पेंसिल या छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। मुड़ा हुआ दिखाई देना। ये भी बच्चों अपवर्तन का एक उदाहरण है। देखिए किस प्रकार से इसे हम लोग हल करेंगे। इसका डायग्राम किस प्रकार से बनता है वो आप लोगों को बता देता हूं मैं। ये कोई पात्र है, इसमें द्रव यानी जल भरा हुआ है। हमें पता है द्रव एक सघन माध्यम है, ऊपर अपने पास वायु है, तो वायु की तुलना में ये वायु है यहां पर, और ये अपने पास द्रव यानी जल है। वायु विरल माध्यम हो गया, जल अपने पास सघन माध्यम है बच्चों। ये क्या है? सघन माध्यम। इसमें कोई पेंसिल रखी हुई है, जैसे ये मैंने पेंसिल रख दी कोई, ये कोई पेंसिल है, थोड़ी सी टेढ़ी रख देता हूं मैं इसे। ये कोई पेंसिल रखी है, ठीक है बच्चों। अब यहां से पेंसिल की नोक से यदि कोई प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो विलंब से दूर हटेगी। ये दो प्रकाश किरणें जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है और अविलंब से दूर हट रही है। यहां पर अपने पास प्रेक्षक है। ये क्या है बच्चों? प्रेक्षक। प्रेक्षक जो है वो देख रहा है इनको। तो प्रेक्षक जब अपवर्तित प्रकाश किरणों की शीट में देखेगा तो पेंसिल की नोक जो है वो थोड़ी सी ऊपर दिखाई देगी। तो पेंसिल यहां से थोड़ी सी क्या होगी? मुड़ जाएगी। पेंसिल थोड़ी सी क्या होगी? मुड़ जाएगी। तो मुड़ी हुई नोक यहाँ पर दिखाई देगी। चित्र में आप लोगों को शायद स्पष्ट हो रहा है। जो पेंसिल जो है वो इन अपवर्तित प्रकाश किरणों की शीट में देखने पर पेंसिल की नोक की आभासी स्थिति जो है वो वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊपर दिखाई दे रही है। इस कारण पेंसिल थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। यही छड़ के साथ होता है। यानी जब द्रव से भरे पात्र में कोई पेंसिल रखी जाती है तो अपवर्तन के कारण क्या है? मुड़ी हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि प्रेक्षक जो है वो द्रव माध्यम यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही अपवर्तित प्रकाश किरणों की शीट में देखता है, और अपवर्तित प्रकाश किरणों की शीट में उसे देखने पर पेंसिल की नोक की आभासी स्थिति प्रतीत होती है, और आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊपर होगी, और वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊपर होने के कारण पेंसिल थोड़ी सी जो बाहर है वो तो सीधी, और अंदर वाली जो पानी के अंदर है वो थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देगी। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट जो घटना आती है वो सूर्योदय और सूर्यास्त है। यानी सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त से कुछ समय बाद तक भी सूर्य हमें दिखाई देता है। वो क्या कारण है? वो भी जो है अपवर्तन का ही कारण है। देखिए वो स्थिति किस प्रकार से बनती है। जो आती है बच्चों वो है सूर्योदय तथा सूर्यास्त। यानी सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? तो देखिए बच्चों, इसे मैं डायग्राम से क्लियर करता हूं। ये मान लिया अपने पास पृथ्वी है। ये क्या है बच्चों? पृथ्वी। और ये पृथ्वी का क्षैतिज है, जमीन क्षैतिज। अब यहां पर मान लेता हूं मैं पूर्व दिशा है और यहां पर पश्चिम दिशा है, पूर्व और पश्चिम। तो बच्चों देखिए यहां पर मैंने मान लिया कोई प्रेक्षक है, ये कोई प्रेक्षक है यहां पर पृथ्वी पर खड़ा है, कोई प्रेक्षक जो कि सूर्य को देख रहा है। ये क्या है? कोई प्रेक्षक है जो सूर्य को देख रहा है। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर सूर्य जो उदय होगा तो सूर्य उदय पूर्व से होता है और अस्त पश्चिम की ओर होता है। उदय पूर्व की ओर और अस्त पश्चिम की ओर। जब सूर्य जो है वो उदय हो रहा है इसका मतलब क्षैतिज से नीचे है। ये सूर्य की स्थिति है, वास्तविक स्थिति। ये सूर्य की वास्तविक स्थिति है बच्चों। ये सूर्य की वास्तविक स्थिति है। यहां पर लिख देता हूं वास्तविक स्थिति। अब देखिए पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। मैं वायुमंडल की परत बना देता हूं। ये वायुमंडल की परतें हैं, ये वायुमंडल है। यहां पर लिख देता हूं वायुमंडल। अब देखो बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण इस सूर्य से यहां की ओर आएगी, सूर्य से आएगी, तो इस वायुमंडल द्वारा क्या होगी? अपवर्तित होगी। इस वायुमंडल द्वारा क्या होगी? अपवर्तित। और अपवर्तन के बाद ये प्रेक्षक तक जाएगी। अपवर्तन के बाद कहां तक जाएगी? प्रेक्षक तक। प्रेक्षक जो है वो इस अपवर्तित किरण की सीध में देखेगा, जिस कारण सूर्य की आभासी स्थिति उसे क्षैतिज से थोड़ी ऊपर दिखाई देगी। सूर्य की आभासी स्थिति क्षैतिज से थोड़ी ऊपर दिखाई देगी। ये आभासी स्थिति हो गई, आभासी स्थिति। और सेम कंडीशन जो है
वो सूर्यास्त में होता है। जब सूर्यास्त होगा इसका मतलब है क्षैतिज से नीचे चला गया, सूर्य कहाँ चला गया, क्षैतिज से नीचे, और क्षैतिज से नीचे है तो जब कोई प्रकाश किरण इस सूर्य से आएगी तो इस वायुमंडल की परत द्वारा क्या होगी, अपवर्तित होगी, और इस अपवर्तित प्रकाश किरण की सीध में देखने पर सूर्य की आभासीय स्थिति दिखाई देगी, सूर्य की आभासीय स्थिति दिखाई देगी। तो ये आभासीय स्थिति जो है दोनों वो क्षैतिज से थोड़ी क्या है, ऊपर है, क्षैतिज से क्या है, थोड़ी ऊपर है। तो क्षैतिज से ऊपर होने के कारण, क्षैतिज से ऊपर होने के कारण मैं कह सकता हूं जब सूर्य उदय नहीं हुआ है तो भी सूर्य दिखाई दे रहा है, और सूर्य अस्त हो गया तो भी सूर्य दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सूर्य उदय होने से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक भी सूर्य हमें दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, वायुमंडल की यानी पृथ्वी के चारों ओर के वायुमंडल की परतों के द्वारा सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों का अपवर्तन है। तो अपवर्तन के कारण सूर्य की आभासीय स्थिति क्षैतिज से ऊपर दिखाई देती है, जो सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले दिखाई देती है। आशा करता हूं सभी के समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपने पास आता है कांच की सिल्ली द्वारा अपवर्तन। कांच की पट्टिका या कांच की सिल्ली द्वारा अपवर्तन आता है। ये आप लोगों ने 10वीं क्लास में भी पढ़ा हुआ है बच्चों, कांच की सिल्ली द्वारा अपवर्तन। नंबर 5, कांच की सिल्ली या पट्टिका द्वारा अपवर्तन। कांच की सिल्ली या कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन। ठीक है बच्चों, देखिए किस प्रकार से इसे चित्र के द्वारा मैं आप लोगों को समझाता हूं। ये मेरे पास कोई कांच की पट्टिका है, ये कोई आयताकार कांच की क्या है, कोई पट्टिका है। ABCD इसका नाम दे देता हूं मैं, ABC और D। ठीक है बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण इस यहां पर देखिए वायु है, वायु यानी विरल माध्यम है, ये कांच यानी सघन है, और नीचे फिर वायु है, तो ये भी क्या हो गया, विरल हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए ये कोई प्रकाश किरण जो है इसकी यानी कांच की जो परत AB है इस पर आपतित हुई, तो आपतित होने के बाद आपको पता है जब ये प्रकाश किरण इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ गई। ये आपतन कोण मान लेता हूं मैं, आपतन कोण I1 है, और ये अपवर्तन कोण R1 है, अपवर्तन कोण R1 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। ठीक है, ये अभिलंब है N1 और N2 नाम दे देता हूं। ये आपतन कोण अपने पास I2 है और ये अपवर्तन कोण R2 है, इसे निर्गत कोण भी कहते हैं, निर्गत कोण भी कहते हैं। अब देखिए आपतित किरण और जो निर्गत किरण है, आपतित किरण और निर्गत किरण ये दोनों जो किरणें हैं परस्पर समांतर होगी। आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर क्या होगी बच्चों, समांतर होगी, और इनके बीच की दूरी यानी D जो है इसे पार्श्व विस्थापन बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन बोलते हैं। तो पार्श्व विस्थापन का मान जो है वो लगभग 1.5 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। देखिए बच्चों मैं क्या बता रहा हूं, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से इस कांच की पट्टिका पर आपतित हुई तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई तो अभिलंब की ओर मुड़ गई। फिर ये जो अपवर्तित किरण है ये इस कांच की पट्टिका के पृष्ठ CD पर आपतित हो रही है, तो ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो अभिलंब से दूर हटती हुई ये प्रकाश किरण जो है इसे निर्गत किरण बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, निर्गत किरण। और ये जो कोण है इसे बोला जाता है निर्गत कोण, E से दर्शाते हैं इसे। ठीक है बच्चों, ये जो प्रकाश किरण थी ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये जो प्रकाश किरण है ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण जो है निर्गत किरण, निर्गत होने के पश्चात इस आपतित किरण के परस्पर क्या होगी, समांतर, यानी आपतित किरण और निर्गत किरण जो परस्पर क्या होगी, समांतर होगी, और इनके बीच की दूरी जो है इसे पार्श्व विस्थापन कहेंगे, इसे हम लोग पार्श्व विस्थापन कहते हैं। ठीक है बच्चों,
तो ये थी अपने पास दैनिक जीवन में आने वाली अपवर्तन की विभिन्न घटनाएं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बच्चों वो भी एक अपवर्तन की ही घटना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी अपवर्तन की घटना है। ये किस प्रकार से प्रदर्शित होता है इसकी चर्चा करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इंग्लिश में बोला जाता है इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस प्रकार से प्रदर्शित होता है ये मैं आप लोगों को पूरा समझाने वाला हूं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ठीक है बच्चों। मैंने आप लोगों को जब स्नेल का नियम पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, जब स्नेल के नियम में भी जिस माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है वह विरल माध्यम होता है और जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है वह सघन माध्यम होता है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर यानी अभिलंब से दूर हटती है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो इसी घटना पर आधारित है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए किस प्रकार से, जैसे मान लिया ये मेरे पास दो माध्यमों का पृथककारी पृष्ठ है और नीचे जो है सघन माध्यम है यानी पानी मान लेता हूं मैं। नीचे क्या मान लिया मैंने, पानी है, ये सघन माध्यम है, ठीक है। ऊपर वायु है, ये वायु है, ये पानी है। वायु यानी विरल माध्यम, पानी यानी सघन माध्यम, ठीक है बच्चों। अब साधारणतः हम देखें तो ये मैं मान लेता हूं अभिलंब है। जब कोई प्रकाश किरण इस अभिलंब पर आपतित होती है यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। ये कोण जो है ये हमें पता है आपतन कोण है और ये कोण जो है अपवर्तन कोण है, ठीक है बच्चों, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। अब देखिए भी मुझे पता है जैसे जैसे मैं इस आपतन कोण का मान बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इस अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आई जो है वो हमेशा छोटा होगा किससे, आर से। आई हमेशा छोटा किससे होगा, आर से। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो देखिए एक विशेष कोण ले लेता हूं मैं। जब प्रकाश किरण को मैंने किसी विशेष कोण पर आपतित किया तो ये प्रकाश किरण जो है इस पृष्ठ के समांतर हो गई, यानी निर्गत जो अपवर्तित किरण थी वो प्रकाश किरण के समांतर हो गई। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों आर का मान जो है यानी अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो वह विशेष आपतन कोण, वह विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, वह विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण बोला जाता है और इसे IC से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, IC से दर्शाते हैं। I और पैरों में C, IC से दर्शाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक विशेष आपतन कोण आ गया। अब यदि इससे बड़े कोण पर मैं प्रकाश किरण आपतित करवाऊंगा, इससे अधिक कोण पर प्रकाश किरण आपतित कराऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, आर का मान जो है वो 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी ये जो आपतन कोण आई है, आई ग्रेटर देन है किससे, IC से। तो फिर आर का मान जो है वो 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आर का मान 90 डिग्री से क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ा हो जाएगा। और आर का मान 90 डिग्री से बड़े होने के कारण ये प्रकाश किरण जो अपवर्तित किरण थी वो वापस क्या आ गई, इस सघन माध्यम में ही आ गई। अपवर्तित किरण वापस क्या आ गई, इस सघन माध्यम में आ गई। और प्रकाश किरण की ये जो घटना है इसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसे क्या बोला जाता है बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी इसकी डेफिनेशन यदि मैं कहूं तो परिभाषा क्या होगी, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है और क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाने के कारण वह पुनः उसी माध्यम में आ जाती है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई का मान जो है यहाँ से IC से क्या है, बड़ा है। IC से बड़ा होने के कारण आर का मान, देखिए यहाँ IC था तो 90 डिग्री था, हमें पता है आई का मान जो है वो हमेशा आर से क्या होगा,
छोटा होगा, आई का मान हमेशा आर से क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। तो फिर आई सी का मान यदि आई का मान आई सी से बड़ा लूंगा तो आर का मान भी 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और 90 डिग्री से बड़ा होने के कारण वापिस अपवर्तित प्रकाश किरण जो है वो उसी सघन माध्यम में यानी पानी में ही चली आएगी और इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं सभी के समझ में आ रहा होगा। तो अब इसके लिए यदि मैं स्नेल का नियम लिखूं, इसके लिए मैं स्नेल का नियम लिखूं तो स्नेल का नियम क्या होगा बच्चों, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू n/1 लिखता मैं, क्या लिखता, साइन आई इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू n/1, यानी साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू n2 बटे n1 लिखता, इक्वल टू क्या लिखता, n2 बटे n1। अब यहां पर देखिए r का मान कितना है, r का मान कितना है बच्चों, 90 डिग्री, यानी क्रांतिक कोण की अवस्था की बात कर रहा हूं मैं। क्रांतिक कोण पर बात करूं, क्रांतिक कोण पर, क्रांतिक कोण क्या होगा बच्चों, वह विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, वह विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उसे क्रांतिक कोण कहेंगे। ठीक है, तो क्रांतिक कोण पर r का मान कितना है बच्चों, r का मान 90 डिग्री है, तो मैं साइन आई सी बटे साइन r का मान कितना हो गया 90 डिग्री इज इक्वल टू n/1 लिख देता हूं, n/1। तो साइन आई सी जो है वो किसके बराबर हुआ, n/1 के बराबर हुआ। साइन आई सी का मान किसके बराबर हुआ बच्चों, n/1 के बराबर हुआ। कहने का मतलब ये है क्रांतिक कोण की ज्या, क्रांतिक कोण की ज्या n/1 यानी माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 के अपवर्तनांक को प्रदर्शित करेगी। क्रांतिक कोण की ज्या माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 के अपवर्तनांक को प्रदर्शित करेगी। ये आप लोगों को याद रखना है, इस पर न्यूमेरिकल आता है। क्रांतिक कोण की ज्या माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 के अपवर्तनांक को प्रदर्शित करती है। क्यों, क्योंकि क्रांतिक कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये थी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पूरी घटना। आशा करता हूं सभी के समझ में ये चैप्टर आ रहा होगा। यदि चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, फिर मैं आप लोगों को और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।